नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पाठ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथियों, इससे पहले इस पुस्तक के अन्य सभी पाठों के वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया? ध्यान से देखें, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया? सही उत्तर हो जाएगा 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में। आगे देखें, बांग्लादेश संकट के समय कितने लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे? उत्तर है लगभग 80 लाख लोग। अगला प्रश्न है, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद किस देश ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी? उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने 1971 के युद्ध के बाद में भारत को सहायता देनी बंद कर दी थी। आगे देखें। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में विभिन्न चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। 1973 व 74 में चीज़ों की कीमतों में कितनी फीसदी वृद्धि हुई? उत्तर है क्रमशः 23 और 30%। यानी 1973 में चीज़ों की कीमत में 23% और 74 में 30% की वृद्धि हुई थी। आगे देखें, 70 के दशक में खर्च को कम करने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया? तो उत्तर हो जाएगा सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया और उसके बाद में कर्मचारियों में रोष भी पैदा हुआ था। आगे देखें, 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे खाद्यान्न का उत्पादन कितने प्रतिशत कम हो गया? उत्तर हो जाएगा 8% कम हो गया। आगे देखें। अगला प्रश्न है, किस दशक से छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे? उत्तर हो जाएगा 1960 के दशक से। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कौन से समूह सक्रिय हो गए? उत्तर हो जाएगा मार्क्सवादी समूह है। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाने वाले समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। वर्तमान में इनको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा माओवादी के नाम से। आगे देखें। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नक्सलवादी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा 1974 के बिहार आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1974 में गुजरात राज्य में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। अगला प्रश्न है, गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर हो जाएगा जनवरी 1974 में। देखिए, प्रश्न ये भी हो सकता है कि गुजरात के छात्रों ने जनवरी 1974 में किन कारणों से आंदोलन शुरू किया, तो आप ये ध्यान में रखें। खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आगे देखें, 1974 में गुजरात में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा? ये नेता थे मोरारजी देसाई, जो कि गुजरात छात्र आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखें, 1974 में गुजरात में चल रहे छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में गुजरात विधानसभा के चुनाव कब करवाए गए? उत्तर हो जाएगा जून 1975 में। आगे देखें। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार राज्य में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। ध्यान रखें, बिहार और गुजरात दोनों राज्यों में 1974 में कांग्रेस की सरकार थी। आगे देखें, बिहार राज्य में छात्रों ने बढ़ती हुई कीमतों
खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर हो जाएगा मार्च 1974 में। आगे देखें, 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान छात्रों ने किस समाजवादी नेता को आंदोलन में जुड़ने के लिए बुलावा भेजा? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए क्या शर्त रखी? देखिए उत्तर है, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अर्थात आंदोलन शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक रूप से किया जाएगा और इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की? उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किन क्षेत्रों में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके? उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। आगे देखें, 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान किस विभाग के कर्मचारियों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया? उत्तर हो जाएगा रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न है, 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया? तो उत्तर हो जाएगा 1975 में। आगे देखें, 1975 के संसद मार्च के बाद जयप्रकाश नारायण को कौन से गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला? उत्तर हो जाएगा भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी का। और इन्हीं पार्टियों ने मिलकर के 1977 के चुनाव से पहले जनता पार्टी का निर्माण किया था। आगे देखें, अगला प्रश्न है, 70 के दशक के मध्य में गैर कांग्रेसी दलों ने इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में किसे पेश किया? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, 70 के दशक में हुए गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलनों को क्या संज्ञा दी गई? उत्तर हो जाएगा कांग्रेस विरोधी आंदोलन की। अगला है, 70 के दशक में सरकार व न्यायपालिका के बीच चल रहे मतभेद की परिणति किस रूप में सामने आई? उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में। आगे अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया? उत्तर हो जाएगा इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। आगे देखें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने पर किस न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। आगे देखें, 1973 में कांग्रेस सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा AN रे को, यानी अजीत नाथ रे को। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? दोबारा देख लें, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार आपातकाल के दौर में सामने आया, यानी 1975 से 1977 के दौर में। सामान्यतः न्यायपालिका तथा नौकरशाही यानी कलेक्टर, सचिव आदि संविधान व कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करते हैं, लेकिन जब ये ही न्यायपालिका और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार रहकर, यानी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की तरफ झुकाव रखकर काम करने लग जाए, तो ऐसी न्यायपालिका और नौकरशाही प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही कहलाते हैं। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम करती है, यही इसका काम है, लेकिन जब न्यायपालिका, जब नौकरशाही अपना कर्तव्य छोड़ करके
स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम न करके सरकार की नीतियों की तरफ झुकाव रखते हैं और सरकार के दबाव में आकर के काम करने लग जाते हैं, वैसी स्थिति में हम न्यायपालिका को प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाह को प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से जानते हैं। आगे देखें, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह नारा किसने दिया? उत्तर हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष डी के बरुआ ने 1974 में। दोबारा देख लें, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह नारा किसने दिया? उत्तर है कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 में। आगे देखें, लोकनायक नाम से भारत में किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। आगे देखें, अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किन पार्टियों के संस्थापक महासचिव रहे? दोबारा देखें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किन पार्टियों के संस्थापक महासचिव रहे? उत्तर है मार्क्सवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के ये संस्थापक महासचिव रहे। आगे देखें, 1942 के, देखिए ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मार्क्सवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, इन तीनों में से किसी पार्टी का नाम आए या इन तीनों का नाम आए और पूछ लिया जाए कि इन पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है जयप्रकाश नारायण, ये संस्थापक महासचिव रहे हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण को। अगला, नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति किस अवधि के बाद छोड़ दी? 1955 के बाद। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाने वाले प्रसिद्ध समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आपातकाल के विरोध का प्रतीक किस नेता को माना गया? जयप्रकाश नारायण को। आगे देखें, अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, 1974 में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किसके नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया? उत्तर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1974 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया? उत्तर है बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी यानी रेलवे कर्मचारी किस महीने में हड़ताल पर चले गए? मई 1974 में। अगला प्रश्न है, मई 1974 में शुरू हुई रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल कितने दिनों तक चली? उत्तर हो जाएगा 20 दिनों तक। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन से संबंधित फैसला सुनाया? न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या फैसला सुनाया? इस फैसले में जगमोहन लाल सिन्हा ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। अगला है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ उम्मीदवार के रूप में चुनाव में कौन खड़े हुए थे? समाजवादी नेता राजनारायण। अगला प्रश्न है, समाजवादी नेता राजनारायण ने अपनी याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए क्या तर्क दिया? उत्तर हो जाएगा, उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न देखें, आगे है, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। यानी इस अवधि में इंदिरा गांधी को लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी थी। आगे देखें, अगला है, 24 जून 1975 को
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। आगे देखें। आगे है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन कब किया? 25 जून 1975 को। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए क्या घोषणा की? राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की। अगला है जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान करते हुए क्या कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आप सभी सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। आगे है इंदिरा गांधी की सरकार ने गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है। इंदिरा गांधी की सरकार ने गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इसलिए आपातकाल की घोषणा जरूरी है। यह कहते हुए आपातकाल की घोषणा कब की? 25 जून 1975 को। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। आगे देखें। तकनीकी रूप से देखें तो आपातकाल की घोषणा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था। कैसे? देखिए, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, इसलिए कहा जा सकता है कि तकनीकी रूप से देखें तो आपातकाल की घोषणा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था। हमारे देश में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां क्यों प्रदान की गई है? उत्तर है क्योंकि संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? अनुच्छेद 19। ध्यान रखें, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आने वाले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि 6 मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यानी अनुच्छेद 352 जैसे ही घोषित किया जाता है, जैसे ही अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है, वैसे ही अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। इसी में अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और वो सारे के सारे 6 मौलिक अधिकार, जैसे विचार और अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, इसके अलावा भारत में कहीं भी अबाध रूप से आने जाने का अधिकार, इसके अलावा भारत में कहीं पर भी स्थायी रूप से निवास करने का अधिकार, और इसके अलावा अपनी पसंद का पैसा व्यवसाय आदि करने का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19(1) में संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको बाद में मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन अभी जो 6 मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। आगे देखें। अगला प्रश्न है प्रेस सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेस सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? जब सरकार या कोई सत्ताधारी संस्था अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी या अन्य माध्यमों द्वारा प्रकाशित या कहीं प्रसारित होने वाली सामग्री को पहले से जांचकर उस पर रोक या नियंत्रण लगाती है, उसे प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। एक प्रकार से प्रेस के ऊपर ताला लगाना होता है। आगे देखें। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय सरकार ने सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए किन 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखें।
अगला प्रश्न है, निवारक नज़रबंदी से क्या तात्पर्य है। ये भी अच्छा प्रश्न है। निवारक नज़रबंदी से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने कोई अपराध किया हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाए कि वह राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले या अन्य कोई गैर कानूनी काम या अपराध को अंजाम दे सकता है, तो उसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को जब उसने अपराध किया हो तभी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब सरकार को ये लगे कि यह व्यक्ति अपराध कर सकता है, ये आशंका है, और उसी आशंका के आधार पे उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आगे देखें। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है। देखें, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इसके तहत न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए कहता है। इसके बाद न्यायालय यह जांच करता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है या अवैध। यदि गिरफ्तारी अवैध होती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। यानी इस आदेश द्वारा, इस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके लिए यह आदेश देती है कि उसको सशरीर न्यायालय के सामने पेश किया जाए, और उसके बाद में न्यायालय ही जांच करता है कि उसकी गिरफ्तारी सही है या गलत। अगर उसकी गिरफ्तारी अवैध है, गलत है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। आगे देखें। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। लेकिन उच्च न्यायालयों के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कब बदल दिया। उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1976 में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मुख्य रूप से किन अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। उत्तर है, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने। अगला है, किन पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब यानी उचित समझा। दोबारा देखें, किन पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब यानी उचित समझा। उत्तर हो जाएगा सेमिनार और मैन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने। आगे देखें। अगला है, किन प्रमुख लेखकों ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। उत्तर है, पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने। इन्होंने आपातकाल में जो लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया था उसके विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी थी। आगे देखें। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उत्तर हो जाएगा 39वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। आगे देखें। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के सबसे अधिक हिस्सों में बदलाव किए गए। उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने की व्यवस्था की गई। उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे देखें। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा सरकार द्वारा किस आधार पर की गई थी। उत्तर हो जाएगा आंतरिक अशांति के नाम पर। अगला है, किस राजनीतिक पार्टी ने आपातकाल का समर्थन किया और बाद में यह महसूस भी किया कि आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी। उत्तर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने। अगला है, आपातकाल के दौरान लगभग कितने नेताओं व लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर हो जाएगा 676 नेताओं और 1,11,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आगे देखें। अगला प्रश्न है, किस नेता पर आपातकाल के दौरान यह आरोप लगा कि प्रशासन पर उनका असर था और उन्होंने
सरकारी कामकाज में दखल दिया? उत्तर हो जाएगा संजय गांधी पर, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी पर। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब आंतरिक आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है तथा यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दें? उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी। आगे देखें। अगला है, जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन कब किया? मई 1977 में। ध्यान में रखें, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन मई 1977 में किसने किया, किस पार्टी ने किया? जनता पार्टी की सरकार ने। आगे देखें, शाह जांच आयोग का गठन किस लिए किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। शाह जांच आयोग का गठन किस लिए किया गया था? उत्तर है 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था शाह जांच आयोग का गठन। आगे देखें, यानी सरकार ने आपातकाल के दौरान जो मनमानी की थी, जो ज्यादतियाँ की थी, उसी की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। आगे देखें, शाह जांच आयोग ने हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। इन गवाहों में कौन प्रमुख नेता शामिल था जिसने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया? उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे देखें, अगला प्रश्न है, तुर्कमान गेट इलाके में विध्वंस की घटना किससे संबंधित है? जो कि दिल्ली में है ये तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट इलाके में विध्वंस की घटना किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपातकाल के दौरान लोगों को उजाड़ने व विस्थापित करने से। अगला है, आपातकाल से सबसे जरूरी और कीमती सबक राज व्यवस्था ने क्या सीखा? आपातकाल से सबसे जरूरी और कीमती सबक राज व्यवस्था ने यह सीखा कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, यानी लोकतंत्र में तानाशाही ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। अगला है, कौन से चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे? 1977 के लोकसभा के चुनाव, जिसमें कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हो गई थी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो साथियों, ये वीडियो, ये सामग्री आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के सभी पाठों के वीडियो हमने बना दिए हैं। अब आगे हम शुरू करेंगे विश्व राजनीति से संबंधित जो पुस्तक है, उस पुस्तक के जो पाठ हैं, उनके प्रश्नों को हम शुरू करेंगे। साथियों, आगे आने वाले वीडियो में भी हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाए, परीक्षा में आप सारे के सारे प्रश्न हैं वो सही कर पाएँ, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।